सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं हूँ जेपी इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षिका मिस पूजा और मैं क्लास 5 के विद्यार्थियों को उनकी कृतिका हिंदी पाठ्य पुस्तक से पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये कहानी जो कि है जहाँ चाह वहाँ राह, इस कहानी में आखिर होता क्या है मैं पहले शॉर्टकट में बताऊंगी, उसके बाद जो कहानी है बस वही बताऊंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगी क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है और आप लोग को बहुत ध्यान से सुनना है। तो ये कहानी आखिर क्या बताती है, क्या हमें प्रेरणा देती है। तो मनुष्य को जीवन में कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। ये कहानी का यही कहना है कि जो अपना मन में विश्वास रखते हैं, मन में विश्वास रखकर कोई भी कार्य करते हैं तो ये विश्वास रहता है कि मैं ये काम अवश्य कर सकता हूँ, वो जरूर सफल होता है। तो मनुष्य को अपने मन में एक भरोसा, एक विश्वास रखना चाहिए तो मनुष्य जरूर सफल होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही इस कहानी का प्रेरणा देना है, यही इस कहानी की सीख है कि कोशिश करने वाले कभी भी हारते नहीं हैं। चाहे वो व्यक्ति विकलांग ही क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति दिव्यांग ही क्यों ना हो, गूंगा भी या बहरा हो, चाहे अंधा हो, वो भी अधिक ऊंचाइयों पर जा सकता है, अधिक ऊंचाइयों पर सफलता प्राप्त कर सकता है अपनी एक जिद की वजह से कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ हासिल करना है। यही एक जिद आप सबको होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। और कहानी समाप्त होने के बाद जो भी इस शब्द में कठिन शब्द आए हैं कहानी में, उन शब्दों को मैं शब्दार्थ पीछे बोर्ड पर मैंने बता दिया है, उसमें मैं बताऊंगी इन सब का शब्दार्थ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या है कहानी, ध्यान से सुनिए। इस कहानी में है, कहानी की जो मेन पात्र है, मेन नायिका जो है, उनका नाम है इला सचानी। इला सचानी करते रहती हैं काम, क्या करते रहती हैं, कसीदाकारी वाला काम करती हैं। देखिए कैसे कसीदाकारी वाला काम करती हैं और किस ढंग से करती हैं वो भी इसमें बताया गया है। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। तो जो कसीदाकारी करती है उसमें मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। किस प्रकार के टाके थे? भरवा टाके। सुनहरे रुपहले बेल बूटों में तो जान आ गई थी, बेल बूटे से जान आ गई थी मलमल में। मलमली धोती में सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। हम पढ़ रहे हैं इला सचानी के बारे में। उन्होंने बेल बूटों से किससे सजाया था? मलमली धोती को सजाया था। तो इसका कहने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि कसीदाकारी के बारे में चर्चा हो रही, मलमली धोती के बारे में, जिसमें किनारे पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। कसूती के टाके क्या होते हैं? शब्दार्थ मैंने बताया है यहाँ। कसूती मतलब होता है कढ़ाई। क्या? कर्नाटक की एक तरह की कढ़ाई। कसूती क्या है? कर्नाटक की एक तरह की कढ़ाई है। आप लोग शब्दार्थ देखें, कसूती के बारे में यहाँ चर्चा हुई है। कसूती है कर्नाटक की एक तरह की कढ़ाई। तो उसके बाद क्या होता है? तो ये है इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल के नमूने हैं। ये कर्नाटक की कढ़ाई या कसूती जिसे कहते हैं, कढ़ाई के नमूने हैं। तो अब हम बताते हैं इला के बारे में। इला रहती कहाँ है? इला है 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। हम बता रहे हैं इला सचानी के बारे में, जो 26 साल की है और गुजरात के सूरत जिले में रहती है। कहाँ रहती है? गुजरात के सूरत जिले में। उनका बचपन बीता है अमरेली जिले के राजकोट गांव में। ठीक है। सांझ होते ही, और उन्हीं गांव में की कहानी बता रही हूँ, सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़े तिरछे लकीरें खेलते, कुछ मिट्टी में आड़े तिरछे लकीरें खेलते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। क्या बजाते? पिटपिटी बजाते। कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। आप लोग इन सब शब्दों को देखिए कि क्या क्या गांव का खेल होता है।
आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से क्या बजाते थे, पिटी बजाते थे, कुछ गिट्टे खेलते और कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। तो इस तरह के खेल वो लोग खेलते थे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो वो लोग पेड़ की डालियों पर झूला डालकर क्या करते थे, ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में क्या गाते थे, कच्चे नीम की निबौरी सावन जल्दी अयो रे। क्या गाते थे वो लोग सारे बच्चे के बारे में कहानी उनकी बचपन की है, जिसमें बच्चे लोग खेलते हैं और क्या गाते हैं, आप लोग ही गाइए, कच्चे नीम की निबौरी सावन जल्दी अयो रे। तो ये है गाना। तो ये गाना तो इला क्या कर सकती थी, अब ये समझना है कि इला क्या क्या कर सकती थी, क्या नहीं कर सकती थी। इला गाने में उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। आप लोग देख रहे हैं इला क्या नहीं कर पाती, पेंगे नहीं ले पाती। पेंगे मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि झूला पर जब झूलते हैं तो हम पेंगे किस तरह से लेते हैं, पैर को इधर उधर पैर का मूवमेंट होता है। तो ये पेंगे जो है झूला वो झूल नहीं पाती थी, पेंगे नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने क्योंकि वो रस्सी पकड़ने को हाथ भी नहीं बढ़ा पाती थी, क्योंकि उनके क्या कमी थी, उनमें पैर और हाथ नहीं चल रहा था। हाथ पकड़ने को हाथ बढ़ाती थी लेकिन हाथ उठते ही नहीं थे। तो बेचारी क्या करती, चुपचाप एक किनारे पर जाकर बैठ जाती थी। मन ही मन सोचती, मैं ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह से उनके साथ खेल सके। तो देखिए उसके बाद अब कौन सा खेल होता है, विष और अमृत। पकड़म पकड़ाई विष अमृत के खेल में वो शामिल तो हो जाती थी, लेकिन जब धप्पा, अब देखिए एक खेल होता है विष अमृत छुआछुई जो होता है उसमें कहते हैं विष हो गया अमृत हो गया, विष अमृत मतलब मर गया जी गया, जो हम लोग कहते हैं खेलते हैं हम लोग छुआछुई खेल, उसी को कहते हैं विष अमृत। तो उसमें एक बार धप्पा, आप लोग जानते हैं कि बच्चे लोग अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है खेलते होंगे, धप्पा देते होंगे। तो जब धप्पा करने की बारी आती है तो हाथ से दिया जाता है। तो चूंकि वो लड़की विकलांग है, वो फिर निराश हो जाती कि आखिर धप्पा हम कैसे दें, बहुत कोशिश करती है लेकिन हाथ उसका उठ नहीं पाता है और आखिरकार वो ठान लेती है, क्योंकि उनका हाथ तो यह ठाना हुआ कि उठेगा नहीं। और वो भी एक जिद कर लेती है कि अपना हाथ नहीं उठा तो उसे भी एक जिद मान कर वो चलती है, उसे भी एक चुनौती लेती है, देखते हैं कब तक ये मेरा साथ नहीं देता है। उसने वह सब, उसके बाद इतना तक मैंने जो पढ़ा कि इला क्या नहीं कर सकती थी। अब देखिए इला कर क्या सकती है, क्या कर सकती है बिना हाथ के। जब उसका हाथ नहीं चलता है, जब उसका हाथ नहीं चलता, हाथ मूवमेंट नहीं करने का मतलब है कि उसका हाथ मूवमेंट नहीं करता है। जब वो झूला पर जाएगी तो रस्सी को पकड़ेगी तो हाथ मूवमेंट नहीं करेगा, धप्पा देगी तो हाथ नहीं मूवमेंट करेगा। तो अब क्या करती है, पैर से काम करना शुरू कर देती है। उसने वह सब सीखा, इला के बारे में कह रही हूँ कि उसने वह सब सीखा जो हम अपने हाथ से करते हैं। जो हम अपने हाथ से करते हैं वो अब क्या करने लगी, अपने पैरों से करने लगी। वो अपने पैरों से करने लगी, दाल भात खाना, दूसरे के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। वो क्या क्या काम करने लगी। हम लोग जो दाल भात खाते हैं, कितना नॉर्मल वर्ड है, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, दूसरों की तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, दाखिला लेने में उसको परेशानी होगी। देखिए विकलांग लड़की है तो दाखिला लेने में परेशानी होगी, टेस्ट होगा तो कैसे लिखेगी, हाथ से नहीं लिखेगी, हाथ उसका नहीं काम करता है। तो कैसे काम करती है, पैर से ही दाल भात खा रही, पैर से ही सारा काम। आप लोग एक बार सोच कर देखिए तो अचानक में पड़ जाए कि आखिर पैर से वो काम कैसे करती है, जहाँ पैर धूली मिट्टी में हर वक्त रहता है, कैसे वो खाना खाती हो, कितना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी वो करती है। और स्कूल में पढ़ने की भी इच्छा है उसे, स्कूल में दाखिला भी ले ली, परेशानी भी तो हुई, लेकिन सुरक्षा को लेकर चिंता थी उसे, कहीं उसके काम के करने को गति को लेकर। जितने भी शिक्षागण हैं सबको एक चिंता थी उसकी सुरक्षा को लेकर और उसी काम की गति को लेकर कि वो काम कैसे करेगी, क्योंकि वो लड़की विकलांग है। किसी काम को तो ये किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर लेती थी कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। क्यों ना देखने वाले दंग रह जाएं, क्योंकि वो एक विकलांग लड़की, लेकिन फिर भी वो फुर्ती से काम करती है
और किसी किसी काम में थोड़ी थोड़ी परेशानी आती थी। परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली वो नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। देखिए, इला ने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की और वो भी पैर के बलबूते पर। मतलब वो स्कूल में दाखिला लेनी परेशानी आई। लोगों को ये परेशानी सोचने में कि काम देरी होगा, लेकिन 10वीं की कक्षा तक पढ़ाई की। लेकिन बात क्या था, यहाँ पर हार मानने वाली नहीं लड़के इला, क्योंकि जब ये कर सकती, पैर से सारा काम कोशिश कर सकती है, लेकिन फिर भी आखिर वो 10वीं पास नहीं कर पाई, 10वीं कक्षा पास नहीं कर पाई। आखिर क्या वजह होगी? तो चलिए देखते हैं। इला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता था। मालूम नहीं था कि उसे परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। इला को ये मालूम नहीं था कि परीक्षा में उसे अधिक समय नहीं मिल पाएगा। वो जानती थी, पैर से तो वो लिखना सीख गई थी, लिखने का काम भी कर रही थी तख्ती पर, लेकिन इसको ये नहीं मालूम था कि हमको ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, यानी कि लिखने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। ये वो सोची ही नहीं और परीक्षा देने डायरेक्ट बैठ गई। ये अगर पहले से सोचती तो शायद परीक्षा में सफल होती और लिखने के लिए कोई आदमी भी मिल सकता था, मतलब किसी और से की मदद से भी वो लिखवा सकती थी। तो उसको क्या हुआ, यह जानकारी इला को रहते समय मिल जाती तो कितना अच्छा होता। हम लोग खुद सोचिए कि अगर उसे जानकारी समय रहते मिल जाती कि कोई व्यक्ति उसके बदले में भी लिख सकता है और परीक्षा दे सकता तो कितना अच्छा रहता। हम सबकी को इस बात पर बहुत दुख है और उसे इस बात का बहुत दुख है। पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना, क्योंकि जब देखिए हम लोग के अगर जो व्यक्ति, यहाँ तो इला विकलांग थी और लिख नहीं पाती थी, जो परीक्षा में पास नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है। और हम लोग के तो बहुत सारे लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, जो देखते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इला ऐसा नहीं सोचती है। यहाँ पर आकर ही तो सब कुछ खत्म नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी, अब देखिए इला दूसरे चीज़ों में भी रुचि बनाती है। जब हम पढ़ाई में सफल नहीं हो सकते हैं तो यही मानकर हार मान लेना उचित नहीं है कि यहीं पर ज़िंदगी खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। अब वो क्या सोचती है, उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी, वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकड़ते हुए देखती। ऑब्जर्वेशन इसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो वो देखती थी सुई में क्या रखती थी, रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकड़ती, बूटियाँ जो हम लोग कसीदाकारी में करते हैं, बूटी उकड़ते हैं वो लोग, मतलब जो कसीदाकारी करते हैं वो बूटियाँ उकड़ते हैं। तो बूटियाँ उकड़ते हुए तक वो ध्यान से देखती थी, न जाने मत कब कसीदाकारी करने की उसने ठान ली। जिद देखिए, एक चीज़ में वो असफल हो गई लेकिन दूसरे चीज़ में करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब वो कसीदाकारी करने के लिए बिल्कुल ठान लेती है कि हमको करना है। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। अब वो क्या करती, ये इसमें तो हम लोग जानते हैं कि हाथ का कितना बड़ा हाथ होता है, तो हाथ से ही हम लोग सुई में धागा डालते हैं, रेशम डालते हैं, बूटियाँ उकेरते हैं, जो भी कर सकते हैं हाथ से सी सकते हैं। लेकिन फिर भी वो इसमें पैर का अंगूठा ही लगाती है, ठानती है, जिद है। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। आप खुद सोच कर देखिए, जिनके पास हाथ है वो भी खुद करके देखिए, कितना मुश्किल काम है दोनों अंगूठों के बीच में सुई डालकर पिरोना, है ना, सुई डालकर रेशम को पिरोना। पर कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह। कहानी का नाम क्या है, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके इस विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। तो उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते, देखिए मैं इसके बचपन से कहानी सुना रही हूँ। बचपन में तो ये रहती थी जहाँ, तो बचपन में ये नाना के घर में रहती थी, कहाँ, राजाकोट गाँव में। तो वहाँ से बचपन होते होते किस तरह से वो 10वां पास करती है और किस तरह से 15-16 साल होते होते वो सब कुछ सीख जाती है कसीदाकारी, यानी कि काठियावाड़ी कसीदाकारी में 15-16 साल होते होते इला क्या हो गई, काठियावाड़ी कसीदाकारी में वो माहिर हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को कसीदाकारी,
जो होता है कसीदे की कढ़ाई और कसौती होता है कर्नाटक की रेल। इसी पर सारा है आधारित। तो देखिए, किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वो समझ गई थी। 15 साल 16 साल होते होते वो सब कुछ समझ गई थी, कहाँ पर कौन सा टाका लगना चाहिए और कहाँ पर कौन सा नमूना खिल उठेगा, और यह सब वो समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। एक समय वो सब कुछ सीख चुकी थी कि कहाँ पर कैसा हम लोग को टाका देना है, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर सुंदर सुंदर मतलब नमूना लगाना है कि नमूना खिल उठे। तो उसके बाद प्रदर्शनी, जब हम कहते हैं प्रेजेंटेशन या फिर प्रदर्शन जब करते हैं, एक वक्त आता है जब हम लोग का परीक्षा होता पढ़ते हैं, तो उसी तरह से उसकी भी जो नमूने थे उस सब का प्रदर्शनी लगा। कहाँ लगता है प्रदर्शनी? परिधान मतलब होता है, प्रधान मतलब शब्दार्थ बताया है, वस्त्र होता है, उसके वस्त्रों की प्रदर्शनी लगती है। कहाँ? इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। जो परिधान बनाए थे ईला सचानी ने, उनके परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था, दोनों झलक रहा था, लखनऊ और बंगाल। तो पत्तियों की चिकनकारी से सजाया था। ईला सचानी ने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को काथा से उभारा था। देखिए, ये बता रहे हैं, जो एक शब्द ध्यान से सुनिए आप, वो कसीदाकारी का शब्द है। हर कोई कसीदाकारी नहीं जानता है और ना समझ सकता है, पर ध्यान से सुन सकते तो हैं। पत्तियों को चिकनकारी से, क्या है यहाँ पर वर्ड आया है चिकनकारी, पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था ईला सचानी ने, डंडियों को काथा से उभारा था। मतलब कि कपड़े पर पत्ती लगा हुआ था, है ना, कपड़े पर जो पत्तियाँ लगी हुई थी, पत्ती उससे चिकनकारी से उसने सजाया था और डंडियों को काथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों की कसौती और जंजीर से उठा रखा था। कसौती, अभी मैंने कहा कि कर्नाटक की एक तरह की कढ़ाई है, कसौती से और जंजीर से सब पशु पक्षी की ज्यामितीय आकृति, मतलब जो हम लोग चित्र में बनाते हैं, पशु पक्षी का चित्र बनाते हैं, उसी तरह का चित्र उसने बनाया था परिधानों पर, यानी कि वस्त्रों पर बनाया था। और उन सबको कढ़ाई से उठा कर, मतलब कि जो उभरा हुआ लगता है, डिजाइन कपड़ों में जो उभरा हुआ लगता है, धागा से बना हुआ, रेशम के धागा से बना हुआ, उस तरह से उसने बनाया था। पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता सबको भाई। कहा जाता था कि ये कर्नाटक है, लखनऊ का जो डिज़ाइन था वो पारंपरिक डिज़ाइन, मतलब पहले से चला हुआ डिज़ाइन में उसको उसने क्या बदल दिया, उसने नया मॉडल कर दिया, उसे बिल्कुल नए तरीके से डिज़ाइन बनाया। मतलब हाथ रहते हुए ना भी उसने दिमाग लगाया, उसने उसमें नए तरीके से सोचा कि इसे किस तरीके से नए डिजाइन दिया जाए। अब देखिए, तो इस प्रकार से ईला सचानी क्या काम करती है? ईला सचानी पैर से ही सारा काम कर लेती है, सारा कढ़ाई कर लेती है, और प्रदर्शनी लगता है तो सबसे ज़्यादा लोगों को क्या पसंद आते हैं? ईला सचानी के कपड़े पसंद आते हैं, उसकी नवीनता, पारंपरिक डिजाइनों पर जो नवीनता थी वो सबको पसंद आते हैं। और ईला के पाँव अब रुकते नहीं हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे हाथ अब नहीं रुकते, तो ईला के पाँव अब नहीं रुकते, पाँव नहीं रुकते। आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है। तो देखिए क्या है, ईला के बारे में बोला जा रहा है कि आँखों में चमक और होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियों को उकेरते हुए वो थकती नहीं है। मतलब सुंदर सुंदर सुनहरी जो देखने में रंगीन लगता है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या बताया, माहिर मैंने बताया, माहिर मतलब होता है विशेषज्ञ, किसी चीज़ में हम माहिर हैं, मतलब उसके स्पेशलिस्ट हैं, उसके बारे में आप स्पेशल जानते हैं। और परिधान मतलब होता है वस्त्र। काथा मैंने कहीं बताया कि काथा उभेरी, काथों से उभेरा, मतलब क्या बोला था, डंडियों को काथा से उभारा था। मैंने एक शब्द बताया था, डंडियों को काथा से उभारा था। तो काथा क्या होता है? काथा है बंगाल के एक तरह की कढ़ाई, मतलब कि एक ही वस्त्र, एक ही जगह के वस्त्र में काठियावाड़ भी झलक रहा है, लखनऊ भी झलक रहा है, बंगाल भी झलक रहा है। मतलब कि भारत की पूरी
संस्कृति को उसने एक कपड़े में संस्कृति को उसने ला दिया था। एक कपड़े में सारे डिजाइन को, संस्कृति को उसने दिखाने का एक झलक प्रस्तुत किया था उसने। मतलब यही समझिए कि उसमें बंगाल की कढ़ाई भी है, लखनऊ की भी है, काठियावाड़ की भी है, तो वो दोनों मिल जाते हैं। तो देखिए अब ये कहानी मैंने समाप्त कर दिया। जहाँ चाह वहाँ राह, तो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। इला सजानी के हाथ नहीं चलते थे, फिर भी उसकी एक जिद थी कि मुझे ये करना है, और मैं ठानती हूँ कि हाथ नहीं चलते हैं तो कुछ ना कुछ मुझे कर दिखाना है। और आखिरकार वो पैर से ही काम करते करते कसीदाकार में माहिर हो चुकी थी, कसीदाकार की विशेषज्ञ बन गई, और उसकी प्रदर्शनी लगी तो लोगों को ये प्रदर्शनियाँ भाई भी। और आप लोग देख भी सकते हैं कृतिका पाठ्य पुस्तक में किस तरह से लोग फोटो ले रहे थे, उसके कपड़ों का फोटो खींचते थे। तो अब इस कहानी से आप लोग बच्चों एक सवाल बताएं, इला कहाँ रहती है? इला कहाँ रहती है? मैं बस एक ही सवाल पूछूं, बंगाल में, लखनऊ में, गुजरात में या बनारस में? सोचिएगा और जवाब दीजिएगा। ले मैं बता ही देती हूँ, रीला रहती थी कहाँ? गुजरात में। तो देखिए इतना टाइम दे दिया मैंने आप लोगों को ताकि आप लोग सोच सकें कि कहानी में पढ़ा था तो रीला कहाँ रहती थी? रीला रहती थी गुजरात में। इस तरह के प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को मैंने आप लोग को व्हाट्सएप पर बता ही दिया है, और कहानी आप लोग अच्छे से समझें। इसी तरीके से पढ़ते रहें आप लोग। तो धन्यवाद। लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें ताकि पता चले कि आप लोग देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं या नहीं।